कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आपका दोस्तों अपने चैनल पर। और इस चैनल पे जो भी वीडियो उपलब्ध है आपके लिए, जीएस की जो भी क्लास है, जो भी प्लेलिस्ट है, अगर आप उनको गहराई से देखेंगे तो आपको इस पर बहुत मदद मिलेगी। हर क्लास का जो है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जो है व्यवस्थित रूप से वीडियो पड़ा हुआ है। हर टॉपिक को आप देखते हुए जो है जहाँ भी आपको समस्या है उस टॉपिक से संबंधित आप मजबूत बना सकते हैं। पूरे विषय का जो है टॉपिक वाइज वीडियो पड़ा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल से आपको मदद मिल रही होगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को हम एक सही दिशा दें और कोई कसर न छोड़ें आपकी एक सीट पक्की करने में। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज की नई क्लास में। ये दोस्तों फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आपको पता है कि ऊष्मा टॉपिक पढ़ रहे हैं और ऊष्मा में ताप को देख रहे हैं, हम टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में जो टॉपिक हुआ था वो खत्म किस चीज पे हुआ था दोस्तों? तापमापी यंत्र पे। ताप मापी यंत्र या थर्मोमीटर हम लोग देख रहे थे दोस्तों। और अब थर्मोमीटर में एक दो यंत्रों के बारे में बात हो चुकी थी, एक दो यंत्र हो चुके थे दोस्तों। डॉक्टरी थर्मामीटर भी मैंने आपको बता दिया था, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसका मनुष्य के शरीर के ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। उसका परास भी हमने देखा था कि वो 35 लगभग जो है 30 डिग्री 35 डिग्री से लेके जो है मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के परिसर पे वो था। ठीक है, अगर इसको हम अगर फ़ारेनहाइट में बदलें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके कितना पर था? 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कौन सा तापमापी था? ये तापमापी था दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। ये भी देख चुके थे। आइए आगे देखेंगे हम। आगे जो देखेंगे वो ताप युग्म तापमापी है। वो कौन सा है? ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी। ये क्या है दोस्तों? इसमें जो होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मापा जाता है। कितना बड़ा परास है देखिए इसका। -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस पे मापा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ताप युग्म तापमापी है, मतलब यहाँ युग्म की बात है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यह जो है सीबेक प्रभाव पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव, आइए समझते हैं क्या है ये सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव पर आधारित है ये वाला ताप युग्म तापमापी। सीबेक प्रभाव क्या है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है। मान लीजिए दो भिन्न भिन्न धातुओं का तार है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, ठीक है। दो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, उनका तार है। और मान लीजिए उनके तार के सिरों को जोड़ के हम एक परिपथ बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं उनके तार को जोड़कर। दो भिन्न धातुएं हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? इस परिपथ की संधि को अलग अलग ताप पर रखते हैं। अब मान लीजिए ये जो है इसको अलग ताप पर रखेंगे, इसको अलग ताप पर रखेंगे, दोनों को अलग अलग ताप पर रखेंगे तो फिर क्या होगा? तापांतर की वजह से क्या होगा? धारा बहने लगती है, मतलब धारा का प्रवाह इसमें होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है? धारा बहने लगती है। अब ये कौन सी धारा है? ताप विद्युत धारा। ताप विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? यह जो प्रभाव है दोस्तों, यह प्रभाव क्या है?
सी बैक प्रभाव है। क्लियर हुआ? सी बैक प्रभाव है। यहाँ आपको समझ में आया? दो भिन्न भिन्न धातुएं हैं, उनके तारों को आपस में जोड़ा गया तो एक परिपथ बन गया, और परिपथ की संधि के क्षेत्र पे क्या होता है, उनको अलग अलग अगर ताप पर रखा जाए तो इससे क्या होगा, एक परिपथ निर्मित हो जाता है। अब इस परिपथ में क्या होता है, ताप विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, और ये प्रभाव क्या कहलाएगा, सीबेक प्रभाव। यही जो प्रभाव मतलब विद्युत धारा, तापीय विद्युत धारा, समझिएगा विद्युत धारा तो आप समझते ही हैं, टेम्परेचर की इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने लगेगी, इसको फिर क्या कहेंगे, सीबेक प्रभाव। ये सीबेक प्रभाव पे काम करने वाला ताप युग्म तापमापी होता है। ठीक है, मतलब इसमें एक जोड़ा तापमापी का यंत्र काम करता है। ठीक है, युग्म के रूप में काम करता है। तो चलिए ये हो गया। आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं तापमापी, जो महत्वपूर्ण है और ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसको देख लिया जाए। बहुत पावरफुल जो है ये तापमापी यंत्र है। ये तापमापी यंत्र का नाम क्या है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। सवाल क्या पूछा था, पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है, पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है। अब आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, बहुत जो सुदूर वस्तुएं स्थित हैं, बहुत दूर और बहुत ऊंचाई पर, जैसे तारे हैं, सूर्य है, ठीक है, इनसे जो विकिरण निकलता है, इनका मापन कैसे होगा, इनके मापन के लिए भी कोई युक्ति है, ये है पाइरोमीटर से यही काम होता है। पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, इनके ताप की माप की जाती है। जो बड़े दूर ऊंचाई पर सुदूर स्थित होते हैं, तारे हों चाहे जो है सूर्य हो, इन सब के ताप का माप जो है, या विकिरण के माप का जो है मापन किससे किया जाता है, ताप का मापन पाइरोमीटर नामक यंत्र से। इस यंत्र से उनके विकिरण का माप किया जाता है। क्लियर हुआ? ये सवाल आप कभी गलत नहीं करेंगे। टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, कितना टेम्परेचर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी एक परास है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचा तापमान ही मापता है ये, ऊंचा तापमान, मतलब ये कम से कम जो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उस वस्तु का होना चाहिए, तब ये टेम्परेचर मेजर करेगा। अब देखिए इसका कारण क्या है कि इससे कम जो भी वस्तुएं जो है विकिरण उत्पन्न करती हैं, इसी जो है टेम्परेचर से उत्पन्न होता है। मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर विकिरण उत्पन्न नहीं हो सकता। तो विकिरण उत्पन्न करने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए ही, या इससे अधिक तो होता ही है। तो कहने का मतलब इस तापमापी यंत्र में मिनिमम जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड का मापन होता है। क्लियर हुआ? ये है हमारा पाइरोमीटर, जिससे जो है दूर और ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं का उच्च तापमान या विकिरण के तापमान को मापने में मदद मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए ये भी हमने देख लिया दोस्तों। क्लियर हो गया, इस तापमापी यंत्र को हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ताप मापन के कुछ पैमाने। तापमापी यंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं ताप मापन के कुछ पैमाने। ताप मापन के कुछ पैमानों को देख लिया जाए। पैमाने, वो पैमाने कौन से हैं दोस्तों? ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए जो पिघलती हुई बर्फ होती है दोस्तों, पिघलती हुई बर्फ का हिमांक,
हिमांक मतलब जिसपे वो ठंडी है, ठीक है। पारे के, और पारे का 760 मिलीमीटर दाब पर उबलता हुआ जो शुद्ध जल है, ठीक है, उबलता हुआ शुद्ध जल, उबलता हुआ शुद्ध जल का भाप बिंदु, भाप बिंदु इसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग पॉइंट, स्टीमिंग पॉइंट। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। पिघलती हुई जो बर्फ होती है दोस्तों, पिघलती हुई बर्फ का जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम हिमांक बोलते हैं। और जो बॉयल होता हुआ वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? यही होता है भाप बिंदु, जिसको हम स्टीमिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, यही बताना आपको था। अब इसमें जो है हम देखिए ताप पैमानों को दिखाएंगे आपको, कुछ ताप पैमानों को देखते हैं तो कैसे वो मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, हिमांक और भाप बिंदु आपने देख लिया, हिमांक और भाप बिंदु। अब आइए देखते हैं कुछ पैमानों को दोस्तों। वो पैमाने क्या है? सबसे पहला हमको जो देखना है पैमाना, वो है सबसे प्रचलित पैमाना सेल्सियस, सेल्सियस, जिसको हम सी से दिखाते हैं। अब देखिए, अब हमने हिमांक देखा, अगर हिमांक को हम सेल्सियस में कहें तो क्या होता है? हिमांक बराबर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही तो बर्फ होती है। जो पिघलती हुई बर्फ है वो किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए, अगर सेल्सियस पैमाने में भाप बिंदु निकाला जाए, भाप बिंदु, तो कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये स्टीमिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ? सेल्सियस में ध्यान दीजिएगा। अब ये जो सेल्सियस पैमाना होता है, इसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं, भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 100 बराबर भागों में ऐसे 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 बांट देते हैं। और हर भाग कितना होता है दोस्तों? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह जो है 100 भागों में ये बटा होता है। और जैसे आपको पता है, सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे निम्नतम बिंदु ये होता है निम्नतम बिंदु, और ये क्या होता है? उच्चतम बिंदु। क्लियर हुआ? यह है हमारा सेल्सियस पैमाना। क्लियर हुआ? सेल्सियस पैमाना समझ में आ गया दोस्तों? आइए चलिए, सेल्सियस समझ में आ गया, तब आइए देखते हैं फ़ारेनहाइट को। अब हम देखते हैं दूसरे पैमानों को, जो है फ़ारेनहाइट। आइए इसको भी देख लिया जाए दोस्तों। दूसरा जो पैमाना है, इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। अब इसमें अगर हम हिमांक को देखें, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक को अगर हम देखें, तो यही हिमांक जो सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आप आराम से क्लियरली समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया? चलिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है हिमांक, अगर फ़ारेनहाइट पे नापा जाए। और भाप बिंदु कैसे होगा? 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है?
32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। क्लियर हो गया? ये फ़ारेनहाइट है। इसको कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? प्रत्येक भाग, इसका जो प्रत्येक भाग होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। फ़ारेनहाइट के बारे में जो जानना है बहुत है इतना, मतलब ये मुख्य मुख्य बातें हैं, बस इतना आप दिमाग में रखिए, बहुत है आपके लिए। हिमांक पॉइंट है, ये स्टीमिंग पॉइंट है, 180 भागों में बांटा गया है। एक भाग को क्या कहते हैं हम? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पैमाना। चलिए आइए देखते हैं तीसरे पैमाने को, देख लेते हैं। तीसरा पैमाना भी देख लिया जाए दोस्तों। वो क्या है? वो है केल्विन। जो तीसरा पैमाना है वो है केल्विन। इसको हम किससे दिखाते हैं? केल्विन से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देख लिया जाए हिमांक कितना है। हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और इसमें हिमांक कितना है दोस्तों? 273 के, ठीक है, 273 केल्विन। क्लियर हुआ? अब भाप कितना है? भाप बिंदु 373 केल्विन। ताप केल्विन पैमाने में क्या है? 273 केल्विन है हिमांक और 373 केल्विन है भाप बिंदु। क्लियर हुआ? ये है हमारा केल्विन पैमाना। चलिए, ये हो गए हमारे 3 महत्वपूर्ण पैमाने। अब हम दोस्तों देखेंगे परम शून्य ताप। एक थियरी है परम शून्य ताप की। ये क्या है आइए समझा जाए। परम शून्य क्या है समझते हैं दोस्तों। देखिए परम शून्य क्या है। परम शून्य यह है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिए, किसी वस्तु का जो अधिकतम तापमान है वो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक निम्नतम सीमा जरूर है। निम्नतम सीमा क्या है दोस्तों? निम्नतम सीमा क्या है किसी भी वस्तु के ताप की? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम ताप किसी वस्तु का संभव नहीं है, संभव नहीं है। इससे अधिक तो कितना भी हो सकता है, लेकिन इससे कम, याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। और इसे ही क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। मतलब अगर पूछा जाए परम शून्य ताप क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो तापमान होता है उसकी अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन उसका जो मिनिमम तापमान होता है वो कंफर्म है, निश्चित है, लिमिटेड है, और वो क्या होता है? कम से कम इतना हो सकता है। यही क्या है? परम शून्य ताप। यही टेम्परेचर क्या है? परम शून्य ताप है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? मतलब 0 केल्विन बराबर कितना होता है? 273.15 डिग्री। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन के बराबर होता है ये सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये केल्विन में निकाला जाए, अगर ये केल्विन में कहा जाए 273.15 के, इसके बराबर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट किया जाए दोस्तों, जिसपे हिमांक होता है, तो ये क्या होता है 273.15 के। 273.15 के आपने देखा ही 273 हिमांक था। 273 हिमांक देखा ना आपने, केल्विन में आपने देखा कि 273 हिमांक था, 373 स्टीमिंग पॉइंट था या भाप बिंदु था। तो ये किसके बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 273.15 या 273 के। क्लियर हुआ। तो ये जो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है 0 केल्विन के। ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया। चलिए, ये हो गया हमारा परम शून्य ताप। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि कुछ तापमान देखेंगे हम, जल का क्या तापमान होता है। जैसे यहाँ पर अब हमको ये समझना है कि सेल्सियस में अगर हम देखें तो अलग अलग पैमानों पे किसका तापमान क्या होता है। जैसे हम देखें तापमान, यहाँ देखते हैं, यहाँ हम रखते हैं सेल्सियस, सेल्सियस जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ रखते हैं फ़ारेनहाइट जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ रखते हैं हम केल्विन जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। अब तापमान में हमको देखना है अलग अलग पैमानों पर क्या मान होगा। आइए देख लिया जाए। जल का जमना, सबसे शुरुआत इसी से होगी, जल का जमना। और जल के जमने को हम सीधी सी बात है हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो आपको पहले से ही पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और ये 273 हो गया केल्विन। क्लियर हुआ। मतलब अगर अलग अलग पैमानों में एक टेम्परेचर को देखा जाए तो ये आंकड़ा आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए, चाहे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, चाहे 273 केल्विन कहिए, इस ताप पर क्या होता है जल जम जाता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ। चलिए दूसरी चीज, कमरे का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। कमरे का जो रूम टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात होती है, तो कमरे का सामान्य तापमान जो होता है, अगर इसको सेल्सियस में कहा जाए तो 27 होगा। फ़ारेनहाइट में कितना होगा दोस्तों 87, 80 होगा। और यही देखिए इसमें कितना होगा 300। ये सबसे छोटा है केल्विन, इसलिए ये इसका माप सबसे ज्यादा होगा। 80.6 होता है, 80 मान सकते हैं। फ़ारेनहाइट में क्या होगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें 300 केल्विन होगा। और सेल्सियस में कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब आपको ये भी पता हो गया कि रूम का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल तापमान है, न कम न ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मनुष्य के शरीर का तापक्रम भी देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है 37 होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये तापमान मनुष्य का सामान्य तापमान है। ठीक है, क्लियर हुआ। 98.6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें तो बहुत हो जाएगा 310 केल्विन। क्लियर हुआ। अगर फ़ारेनहाइट में आपको बताना हो तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपको सेल्सियस में बताना हो तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बताना हो तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान है 310 जो है केल्विन होता है। समझ में आ गया। एक चीज और देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। जल का
उबलना आपने देखा था 100, इसमें क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलने लगता है। अब इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल उबलने लगता है और उसमें क्या होगा 373। ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये है आपका स्टीमिंग पॉइंट 373 केल्विन। समझ में आया? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तापमान है, इनको आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको इनमें जो आपस का संबंध है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इनका संबंध भी समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो फैक्चुअल हैं इनको आप जरूर नोट कर लीजिए, तभी आपको वीडियो का असली फायदा मिलेगा, नहीं तो सब साफ हो जाएगा। जैसे बोर्ड से सारी चीज़ साफ हो जाती है, सारी चीज़ आपके दिमाग से भी साफ हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। फैक्चुअल चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको रखिए, क्योंकि आंकड़े जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर इनके संबंध की बात की जाए तो एक सूत्र याद रखिएगा, C/5 मतलब ये सेल्सियस है बराबर F-32/9। इसमें C सेल्सियस है, F फ़ारेनहाइट है और ये आपको बताएगा इनका आपस का संबंध क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बाकी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह नहीं है आपको इसमें कोई, आप अगर इतना आप समझ जाते हैं तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो समझने की ही चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। अब एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अभी समय है तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऊष्मा हम पढ़ ही रहे हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है ये देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा ये क्या है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ठीक है, ऊष्मा की वह मात्रा, विशिष्ट ऊष्मा मतलब ऊष्मा है लेकिन कुछ विशेष मानक है इसका। विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो प्रति एकांक, किसी वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में जो है वृद्धि करती है। किसी वस्तु के, किसी पदार्थ, किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करती है। मतलब मान लीजिए 1 ग्राम द्रव्यमान है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका ताप बढ़ा दिया इस ऊष्मा ने, तो यही क्या हो गई? विशिष्ट ऊष्मा हो गई। बहुत सरल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी वस्तु के या कोई भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, एकांक मतलब 1 ग्राम मान के चलिए, में 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलिए, वृद्धि हो गई किस चीज से? किसी भी ऊष्मा से, तो वो ऊष्मा क्या हो गई? विशिष्ट ऊष्मा हो गई। क्लियर हुआ? वो ऊष्मा क्या हो गई? विशिष्ट ऊष्मा हो गई। ये बात समझ में आ गई, विशिष्ट ऊष्मा हमको समझ में आ गई। चलिए, कहने का मतलब अगर 1 ग्राम पदार्थ हो और इससे बढ़ाया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो इसमें जो लगी हुई ऊष्मा है वो क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर हुआ? विशिष्ट ऊष्मा क्लियर हुआ दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है वो क्या होता है? एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का एसआई मात्रक ये क्या है? जूल किग्रा पावर -n केल्विन पावर -1। यह है इसका एसआई मात्रक। पूछेगा नहीं, जान लीजिए, जान लीजिए, जाने रहेंगे तो जरूरी होगा। ठीक है, जूल किग्रा
पावर -1 केल्विन पावर -1। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है। ठीक है, अब देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान। अब आपको ये दोस्तों पहले से ही पता है कि जल को जो है 1 ग्राम जल को 1 डिग्री टेम्परेचर देने पे क्या होता है उसमें वृद्धि जो होगी तो वो क्या होगी। मान लीजिए एक कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 ग्राम जल है तो ये आपने पहले ही पढ़ा है कि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये आपको पहले से पता है, मैं बता चुका हूं। 1 कैलोरी ऊष्मा से 1 ग्राम जल के तापमान में कितनी वृद्धि की जा सकती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब निकल गया कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है, जल की विशिष्ट, क्योंकि पता है ना ये एकांक द्रव्यमान हो गया, ये एकांक ताप हो गया, तो ये क्या हो गई विशिष्ट ऊष्मा। तो इसको क्या कह सकते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड जल की क्या हो गई, विशिष्ट ऊष्मा हो गई। क्लियर हुआ। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों सबसे अधिक होती, किसी भी पदार्थ से अधिक होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा। हम इसको चार्ट में देख लेंगे। तो आपने समझा, आपने ये बात पहले ही समझ ली थी, कैलोरी के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि एक कैलोरी क्या है। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो जल के 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करती है। ये कैलोरी में आपने पहले से ही पढ़ रखा था। इसका मतलब हुआ कि जब 1 डिग्री एकांक ताप की वृद्धि हो रही है एकांक द्रव्यमान पे, तो हमको इसकी परिभाषा में पता है विशिष्ट ऊष्मा की, कि यही है विशिष्ट ऊष्मा जो उसके प्रति एकांक द्रव्यमान में प्रति एकांक ताप की वृद्धि कर दे। अर्थात जल की ऊष्मा हमें पता चल चुकी है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। कंपैरेटिवली हम देखते हैं दोस्तों, कैसे देख लेते हैं और पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा को, ताकि हमें पता चले कि जो है जल की ऊष्मा क्या है और उन पदार्थों की ऊष्मा क्या है। ये है पदार्थ और ये है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब इसको किस में लेंगे, कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बर्फ का देख लेते हैं। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है दोस्तों, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिसको देने से 1 ग्राम बर्फ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाए। क्या है, 0.50 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा। अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है दोस्तों, 0.60 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की यहीं पर क्या है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है दोस्तों, 1 है। अभी हमने देख लिया, अभी हमने देखा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 1 है। सीसा की क्या है, लेड की कितनी है, 0.03, बहुत कम है। ठीक है, कार्बन की कितनी है, सब याद करना जरूरी नहीं है। कार्बन की कितनी है दोस्तों, 0.17 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जानना। विशिष्ट ऊष्मा आप इन तत्वों की समझ चुके हैं। अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ और समझनी है हमको इसमें। विशिष्ट ऊष्मा के बाद हमको क्या देखना है,
अब ये वाला टॉपिक तो खत्म हुआ है, अभी थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। ऊष्मीय प्रसार भी देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। ये तो चलिए पैमाने हो गए। ऊष्मीय प्रसार देखा जाए, ऊष्मीय प्रसार कि ऊष्मा का क्या फर्क पड़ता है, इसका प्रसार कैसे होता है वस्तुओं का। ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार में आपको क्या देखना है, जनरली क्या होता है दोस्तों कि जब पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयतन में प्रसार ही होता है सामान्यतया। सामान्यतया क्या होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्योंकि ताप बढ़ने पे, जब आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ने पर कोई भी पदार्थ है, इसके जो अणु हैं, इनमें जो दूरी है आपस में, दूरी क्या होती है, बढ़ती है। इनके अणुओं के बीच में दूरी जो है वो बढ़ती है जब ताप बढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ताप बढ़ाने पर आयतन का क्या होगा, प्रसार होगा। क्लियर हुआ, आयतन का क्या होगा दोस्तों, प्रसार होगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे पानी के साथ है, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक पदार्थ सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये लगभग समझ लीजिए कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 140, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ताप याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर जल का तापमान हम बढ़ाते हैं तो इसके आयतन में क्या होगा, प्रसार होगा, नहीं होगा। ये अपवाद है। सिल्वर आयोडाइड में क्या होगा, अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, क्या इसका प्रसार होगा, नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि संकुचन होगा। क्लियर हुआ, क्या होगा, संकुचन होगा। इनका क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में क्या होगा, संकुचन होगा। और यहाँ क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड में, यहाँ भी इनका प्रसार नहीं वरन संकुचन होगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, मतलब ये अपवाद है, कुछ पदार्थ हैं अपवाद, नहीं तो जनरली क्या होता है कि ऊष्मीय प्रसार जो है ये आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, आयतन में वृद्धि करता है। अब देखिए, ऊष्मित जो किए जाते हैं, जब भी कोई पदार्थ ऊष्मित किए जाते हैं तो पदार्थ क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। 3 अवस्थाएं हमें पहले से ही पता है। ऊष्मित किए जाने पर क्या फर्क पड़ता है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे अधिक प्रसार, सबसे अधिक प्रसार, सबसे अधिक प्रसार किसमें होगा दोस्तों, ऊष्मित किए जाने पर गैस में होगा। गैस के अणुओं के बीच दूरी ज्यादा बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इसमें होगा। इसके बाद सबसे अधिक प्रसार किसमें होगा, द्रव में होगा, और ठोस में सबसे कम प्रसार। मतलब जो उसमें प्रसार होता है वो तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होता है। सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे अंत में सबसे कम किसमें उसमें प्रसार होता है, ठोस में होता है। क्लियर हो गया, उसमें प्रसार आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये टॉपिक जो है खत्म है। आगे कुछ और चीज़ों के साथ हम जो है अगले वीडियो में आपको जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।